डियर स्टूडेंट्स, बेटा हमने स्टार्ट किया हुआ था करैक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, टोटल 14 करैक्टरिस्टिक्स हैं इसकी, टोटल 14 हैं। और हमने कल सिक्स्थ वाली हम डिस्कस कर रहे थे, सिक्स्थ से कंटिन्यू करते हैं। बिजनेस स्टडीज़ क्लास +2 HBSC बोर्ड, डॉक्टर R.K. सिंगला की बुक है जी ये वाली। इट इज़ अ बॉर्न एंड एक्वायर्ड एबिलिटी, मतलब जेनेटिकली हेरिडिटरी, कुछ ना कुछ गुण तो पैतृक ही होते हैं हमारे अंदर। ठीक है, पर कुछ गुण अकॉर्डिंग टू टाइम, ठीक है जी, करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग, क्योंकि दादा परदादा ने कुछ और सीखा होता है, हमें तो अपने करंट स्टेटस के अकॉर्डिंग, जो करंटली चल रहा था उसके अकॉर्डिंगली हम कैसे गेन कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ पर 2 पार्ट्स में, आप इस पॉइंट को 2 पार्ट्स में 1 और 2 लिख सकते हो। ट्रेडिशनल मैनेजमेंट यानी कि जो हम सीखे सिखाए पहले से ही आते हैं, ठीक है, जेनेटिकली हेरिडिटरी। सेकंड पॉइंट में मॉडर्न मैनेजमेंट। मॉडर्न मैनेजमेंट किसको कहा जाता है कि भाई कुछ ट्रेनिंग्स ले लो, जैसे अब डिजिटाइजेशन का सब कुछ है ना जी, तो आप किसी भी ऐप्स की, मूक्स, स्वयं, दीक्षा, शिक्षा ऐप्स, किसी की भी ट्रेनिंग लेकर उस पर, जैसे पाइथन प्रोग्रामिंग वेरी फेमस, जावा प्रोग्रामिंग वेरी फेमस है ना, कुछ भी ऐसे, क्योंकि उन्होंने नहीं सीखी होती, बट हम कुछ ना कुछ ऐसे एजुकेशन टाइप या ट्रेनिंग लेकर कुछ ना कुछ अचीव कर सकते हैं। ठीक है, ट्रेडिशनल मैनेजमेंट के अनुसार प्रबंध क्षमता का गुण मनुष्य में जन्म से ही होता है, अर्थात प्रबंध बनाए नहीं जाते अपितु जन्म लेते हैं। इस विचारधारा के परिणाम स्वरूप ही परंपरागत यानी कि ट्रेडिशनल एवं पैतृक, दोनों बोल सकते हैं इसको, उद्योग धंधों का विकास हुआ। दूसरे शब्दों में प्रबंधकीय कौशल एवं ज्ञान जन्मजात होता है और व्यक्ति को विरासत में मिलता है, तथा इसे एजुकेशन तथा ट्रेनिंग द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है जी, परंपरागत विचारधारा का अब इसकी थोड़ी सी बुराइयों को दूर करते हुए, खंडन करते हुए, इसका मॉडर्न मैनेजमेंट की ओरिजिनेशन हुई के अनुसार प्रबंध योग्यता को शिक्षण एवं प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग एंड एजुकेशन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। अर्थात यदि किसी व्यक्ति में जन्म से प्रबंध योग्यता का गुण नहीं है तो उससे इस बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब इस विषय में शिक्षा देने वाली संस्थाओं की कोई कमी नहीं है। जो भी कुछ भी बच्चा अपने अंदर विचार पैदा करे कि भाई मैंने ये सीखना है, फिर मार्केट को एक्सप्लोर करे, नेट पे एक्सप्लोर करे ना, गूगल बाबा जी के ऊपर सब कुछ एक्सप्लोर करे, उसके बाद देखे कि मार्केट में फ्यूचर प्रोस्पेक्टस किसके, जैसे डाटा एनालिटिक्स का बहुत डिमांड चल रही है, डाटा एनालिटिक्स, ठीक है जी, उसके लिए तुम डाटा का कोर्स कर सकते हो, DBMS का, SQL सर्वर का कोर्स कर सकते हो, SQL सर्वर डाटाबेस का, और प्रोग्रामिंग लाइन में कुछ ना कुछ जावा प्रोग्रामिंग या फिर पाइथन प्रोग्रामिंग, जो फ्यूचर की डिमांड। और गूगल भी ऐसे हायर कर लेती है, वो क्वालिफिकेशन नहीं देखती, प्रोफेशनल स्किल देखती है इंसान की। ठीक है जी, कुछ इस टाइप का प्रबंध योग्यता को शिक्षण की जरूरत नहीं, अब कुछ भी प्रबंध का कोई कमी नहीं है, मतलब इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब से शिक्षा प्रदान के लिए बहुत सारी संस्थाओं की कोई कमी नहीं है। तो यह कहना कि प्रबंध योग्यता जन्म से ही होती है, इसे ग्रहण नहीं किया जा सकता, बिल्कुल गलत है। हाँ, एक बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि यदि किसी व्यक्ति में जन्म से यह गुण है तो थोड़े शिक्षण, ठीक है, अगर कुछ ना कुछ मतलब है क्वालिटी, जैसे पापा पढ़े लिखे तो बेटा भी, अगर पापा थोड़े से नहीं पढ़े लिखे तो बेटा भी इंटरेस्ट क्रिएट नहीं करता पढ़ने में ना, तो थोड़े शिक्षण प्रशिक्षण द्वारा उसे निखारा जा सकता है। जिस व्यक्ति में जन्म से इस गुण का अभाव रहा है उसे यह योग्यता ग्रहण करने में अधिक मेहनत की आवश्यकता होगी। देखो ना, जिसके पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं होते, तो कोई स्टूडेंट तो होता है कि भाई मैंने तो पढ़ना ही पढ़ना है, बट कोई स्टूडेंट होता है कि पापा पे या मम्मी पे जाता है कि नहीं पढ़ पाते वो, बट फिर भी हम निखार सकते हैं इस चीज़ को। चलिए, इट इज़ ए यूनिवर्सल एक्टिविटी। अनेक प्रबंध विशेषज्ञों ने इसे सार्वभौमिक क्रिया बताया है। यह बेटा, यह हमारी करैक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट की ना सेकंड पार्ट बना रही हूँ मैं, ठीक है, मे बी थर्ड पार्ट भी बन जाए, क्योंकि थोड़ी सी डिस्कशन करनी होती है ना, क्योंकि 14 पॉइंट्स है। जो इंग्लिश की CBSE की बुक है उसमें इसको फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट लिखा हुआ है, और उन्होंने वहाँ पर सिर्फ 7 पॉइंट्स दिए हुए हैं। सार्वभौमिकता से अभिप्राय उस सत्य से जो सभी क्षेत्रों यानी कि कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल में समान रूप से लागू होता है, और प्रबंध में यह गुण विद्यमान है। प्रत्येक व्यावसायिक, इंडस्ट्रियल उपक्रम तथा गैर व्यावसायिक, नॉन कॉमर्शियल, ठीक है जी, जो व्यापार नहीं करती यानी कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, गवर्नमेंट ऑफिसेज, खेल के मैदान, कृषि फॉर्म, सेना, क्लब एवं अन्य सामाजिक संस्थान को अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु मानवीय तथा बच्चे मैन, मटेरियल, मनी, मशीनरी, ठीक है, वही वाला आ गया,
कहीं पर भी देखो मैनेजमेंट हर फैक्टर में, हर फील्ड में इम्प्लीमेंट होती है। घर में भी हमें इन चीज़ों का, अगर हमारे पास मनी है, इंसान है, मैन पावर है, हम सब चीज़ों को अरेंज मैनेज करके चलेंगे ना। तो यहाँ पर उसी बात के बारे में डिस्कशन हो रही है। उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु मानवीय तथा भौतिक साधन, मानवीय इंसान वगैरह घर में अगर सारे होते हैं, हमें कहते हैं कि तू ये काम कर, तू ये कर दे, तू ये कर दे, चलो जल्दी से काम खत्म हो जाएगा हमारा ना। भौतिक साधनों यानी कि मशीनरी वगैरह या पैसा वगैरह, मैन मशीनरी, मटेरियल, घर में जो चीज़ें अवेलेबल है उससे हमने ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करनी होती है। कुशलतापूर्वक उपयोग करने के लिए वही वाले फिर पाँच के पाँच फंक्शंस हमारे, ठीक है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, या अगर नियता या इनिशिएटिव लेना, कुछ इस टाइप का कर दिया इन्होंने, कीवर्ड चेंज कर दिया बेसिकली ना। यहाँ पर क्रॉस करके वही वाला कीवर्ड लिख लेना अपना, डायरेक्टिंग, ठीक है, डायरेक्शन देना, कंट्रोलिंग आदि की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार सभी संस्थाओं में प्रबंध प्रक्रिया एक ही प्रकार से संचालित की जाती है और इसे संचालन में लगभग एक समान सिद्धांतों का, ठीक है, सारों में वही है। मनी किसको लगता है कि हम फालतू वेस्टेज करें? इट इज़ अ मल्टी डिसिप्लिनरी। वस्तुतः प्रबंध एक विभिन्न दर्शनग्राही ज्ञान है। इसका अभिप्राय यह है कि यद्यपि प्रबंध एक विशेष शास्त्र तथा डिसिप्लिन के, मतलब ये डिसिप्लिन क्या कह रहा है कि मैनेजमेंट, मल्टी डिसिप्लिन बेटा क्या होता है कि मैनेजमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है, हर जगह हर फील्ड में यूज होता है, उसका मतलब होता है मल्टी डिसिप्लिनरी के रूप में विकसित हो सकता है। लेकिन यह अनेक दूसरे शास्त्रों का ज्ञानी है जिनसे इसने ज्ञान एवं धारणाएं ग्रहण किया है। प्रबंध शास्त्र को विकसित करने में जिन दूसरे शास्त्रों का सहारा लिया गया है उनमें साइकोलॉजी यानी कि इंसान के ऊपर स्टडी करना साइकोलॉजी, समाज के ऊपर स्टडी करना सोशियोलॉजी, ठीक है, मानव के ऊपर एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, राजी जो मनोविज्ञान है ना, जैसे साइकेट्रिक हो गए, उसका विश्लेषण करना, ठीक है, ये है मानव के ऊपर। यहाँ पर है एंथ्रोपोलॉजी, मतलब साइकोलॉजी बेसिकली ना गहराई से जाना कि क्या सोचता है, कौन से पर्सपेक्शन से सोचता है, ठीक है जी। स्टैटिस्टिक्स आंकड़े, +1 TR जैन की बुक बहुत अच्छे से किया आपने, मैथमेटिक्स आदि। प्रबंध शास्त्र ने इन विभिन्न शास्त्रों के विचार एवं धारणाओं को एकत्रित करके विभिन्न संस्थाओं के प्रबंध के उद्देश्य से अपनी नई धारणाओं एवं सिद्धांतों को प्रस्तुत किया। वास्तव में विभिन्न शास्त्रों से इंटीग्रेटेड नॉलेज यानी कि सारों से कुछ न कुछ अच्छे पॉइंट्स निकाल कर इकट्ठा कर दिया गया का प्रबंध में महान योगदान रहा है। इस एकत्रित ज्ञान समूह को ही, ठीक है, जहाँ से जो बेटर लगा उठाकर हमने मैनेजमेंट में ऐड कर दिया, इकट्ठा करने का प्रबंध का आधार कहा जाता है। विभिन्न शास्त्रों का प्रबंध में योगदान इस उदाहरण से स्पष्ट होता है कि प्रबंध में नेतृत्व एवं अभिप्रेरणा मोटिवेशन के सिद्धांत समाजशास्त्र एवं मानव शास्त्र में किए गए शोध कार्यों पर आधारित है। मतलब इनमें साइकोलॉजी में, सोशियोलॉजी में, एंथ्रोपोलॉजी में रिसर्च वर्क किया गया, जो कि सारी रिसर्च वर्क करने के बाद उसको प्रैक्टिकली एम्फेरिकली इम्प्लीमेंट करके देखा गया। फिर जो पॉजिटिविटी निकल के आई वो मैनेजमेंट में इम्प्लीमेंट कर दी। जबकि उत्पादन, प्रोडक्शन, प्लानिंग एंड कंट्रोल के सिद्धांत औद्योगिक, देखो क्योंकि खुद देखो ना जी, यहाँ पर 2 पार्ट्स में पोर्शन को डिवाइड किया गया थोड़ा सा। लास्ट वाला क्या करा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर, इंजीनियरिंग वर्क के ऊपर, कैड कैम के ऊपर इम्प्लीमेंट कर दिया। प्रोडक्शन प्लानिंग, प्रोडक्शन करी, प्लानिंग करी, फिर नहीं अगर स्टैंडर्ड और डेविएशन में फ़र्क आ रहा है हमारी एक्चुअल आउटपुट में, तो कंट्रोलिंग के सिद्धांत इम्प्लीमेंट किस पे करें हम, औद्योगिक इंजीनियरिंग तथा गणित पर आधारित है। नेक्स्ट 9th पॉइंट बेटा, इट इज़ अ सोशल साइंस, ठीक है, क्योंकि इन्होंने सोशियोलॉजी कहा था ना, इट इज़ ए सोशल साइंस। सामाजिक विज्ञान का अभिप्राय ऐसे विज्ञान से है जिसका प्रबंध प्राणियों से है, ठीक है जी, जिसका प्रबंध प्राणियों से है। अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, ये जो तुम 9th 10th में पढ़ते हो बच्चा, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस आदि सामाजिक विज्ञानों की तरह प्रबंध भी एक सामाजिक विज्ञान है। इसका संबंध सामाजिक प्राणी के रूप में मनुष्य से है, जो संवेदनशील, विवेकशील एवं गतिशील प्राणी, यानी इंसान, ठीक है, जो संवेदनशील, विवेकशील और गतिशील, मतलब कि गतिशील मूवेबल है इंसान, बैठा थोड़ी रहता है। ये तर्कशील यानी कि सोचने की शक्ति वाला इंसान है, ठीक है, रैशनल, ये वो वाले पॉइंट है बेटा, ठीक है, जो कि इंसान कहते हैं संवेदनशील, विवेकशील और गतिशील प्राणी है, तथा जिसको निर्जीव पदार्थों की तरह
पूर्णतः नियमबद्ध नहीं किया जा सकता। देखो नियम क्या कह रहा है ये लाइन, निर्जीव नॉन लिविंग थिंग्स को टेबल चेयर कहीं से उठा के कहीं भी रखो, कुछ भी है ना, हम अपने नियम में बांध सकते हैं, इंसानों को नहीं बांधा जा सकता। यहाँ पर कह रहा है मनुष्य को आवश्यकता अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन करने की पूर्ण, बिल्कुल राजे। तभी तो कई बार कहते हैं कि जो कंप्यूटर है ना वो भी हमारे इशारों पर नाचता है राजे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है कंप्यूटर, कुछ नहीं, खाली एक मशीन होता है कंप्यूटर, हम जो कहें वही करता है। कंप्यूटर की डेफिनेशन यही कहते हैं कि हम जो कहें उसी के अकॉर्डिंग हमारी आउटपुट देता है, गलत इनपुट देंगे गलत आउटपुट देगा, है ना। मनुष्य को आवश्यकता अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। यही कारण है कि सामाजिक शास्त्रों के सिद्धांत फिजिकल साइंस के सिद्धांतों की भांति कठोर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते बेटा? क्योंकि उसमें इंसान शामिल हो गए ना, मतलब कि वो अपना कुछ तर्क रखना चाहते हैं, कुछ ना कुछ। अतः प्रबंधक इन सिद्धांतों को अपने मार्गदर्शन के रूप में तो स्वीकार करता है, लेकिन ठीक है कुछ डायरेक्शन दे रहे हैं, चलो ठीक है स्वीकार करता है, लेकिन अंतिम निर्णय लेने के लिए उन्हें अन्य बातों को भी, कौन सी अन्य बातों, ये सारी, कि हाँ अगर भाई इम्प्लॉयज़ हैं हमारे, मैंने इम्प्लॉयज़ को अपॉइंट किया हुआ है, अगर वो कोई सलाह मशवरा देना चाहते हैं वो मैं ज़रूर इंक्लूड करूँगा, क्योंकि इंसान है कोई, वो मतलब कि निर्जीव थोड़ी ना, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स नहीं है ना, उसको इग्नोर मार के चलूँगा। तो लास्ट वाला पॉइंट इसके साथ ऐड किया गया, ठीक है जी। तो इन्हें अन्य बातों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। चलिए, इट इज़ ए सिस्टम। राजे सिस्टम तो बिल्कुल ही है, ठीक है। कैसे? जैसे मैनेजमेंट है, हम एक सिस्टमेटिकल वे से ही चलते हैं ना। शायद ये 10th ही हो पाए, बाकी देखते हैं, अगर हो गया 3rd पार्ट भी बना दूंगी मैं अलग से बेटा। आधुनिक, तुमने बच्चे सुनो मेरी बात एक ध्यान से, और पढ़ना सारा पॉइंट है, सारा पॉइंट पढ़ना है। पेपर में जाते जाते अपने आप ही 4 लाइनें रह जाएंगी, याद रखना। अभी नहीं 4 लाइनें करके जानी घर से, नहीं। नोट्स बनाते हो ना तुम, 4 लाइनें लिख के बना लेते हो, पेपर में जाके 1 लाइन ही याद रहती है। सारा पढ़ोगे, पूरा पॉइंट पढ़ोगे, 10 बारी पढ़ोगे, 20 बारी पढ़ोगे। पेपर में जब तक लिखने बैठोगे कितनी लाइन्स हैं? 10 लाइन्स हैं, वहाँ तक जाते जाते 4 लाइन्स रह जाएंगी बस, जो हमारे लिए सफिशेंट होती है, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होता है बेटा, सारे का सारा पढ़ना है आपने। 2-3-4 बारी रीड करोगे ना, सेटिंग बढ़िया हो जाएगी, और कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत ज़्यादा होती है। आधुनिक प्रबंध विशेषज्ञ प्रबंध को एक पद्धति, प्रणाली और तंत्र के रूप में मानते हैं। सिस्टम कह रहा है ना, जैसे बॉडी का सिस्टम बना हुआ है हमारा, है ना, सारा उसी के वे में। जब प्रबंध को एक पद्धति, प्रणाली या तंत्र के रूप में देखा जा रहा है, तो इसका अभिप्राय यह है कि हम प्रबंध के समग्र, पूरा, कंप्लीट अथवा कुल ज्ञान की दिशा में तेजी से बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम होल सिस्टम को देख रहे हैं, पूरे को। यह समग्र ज्ञान का अर्थ है प्रबंध में किसी एक पहलू के स्थान पर सभी पहलुओं पर एक साथ विचार विमर्श करना, सारे का। उदाहरण के लिए, ये उदाहरण के लिए जब आ जाता है ना पेपर में, अलग बना के लिखना उदाहरण। जिस प्रकार डॉक्टर रोगी की चिकित्सा करते समय उसकी संपूर्ण शारीरिक संरचना को ध्यान में रखता है, अर्थात उसके पूरे शरीर का एक साथ अध्ययन करके उसे दवाई देता है ना। मान लो हमारा सिर पेन हुआ है, पर उसको पूरा एनालिसिस करेगा उसकी बॉडी का, उसको पूछेगा कि भाई अगर मैं तेरे को पैरासीटामोल दे दूँ, कुछ एलर्जी तो नहीं है ना, पूरा होल ऑफ द बॉडी का चेकअप करेगा ना, समग्र उसकी तरफ इशारा कर रहा है, ठीक है। उसी प्रकार पद्धति, अब सेकंड पॉइंट, पद्धति विचारधारा में प्रबंधक भी निर्णय लेते समय संस्था के सभी विभागों एवं मतलब उस वाले पॉइंट को, पद्धति वाले पॉइंट को अपने उसके साथ जोड़ दिया, मैनेजमेंट के साथ। उप विभागों पर निर्णय के प्रभाव को ध्यान में रखकर ही कोई अंतिम निर्णय लेता है। जैसे होल बॉडी का चेकअप करता है डॉक्टर, ऐसे ही मैनेजमेंट भी होल संस्था का पूरी को देखकर फिर ही निर्णय लेता है। प्रबंध की इस विचारधारा के अनुसार प्रबंध करने के लिए संपूर्ण संगठन को एक इकाई मानकर चला जाता है, जिसमें अनेक उप इकाइयाँ या विभाग सम्मिलित होते हैं। विभाग रचक हमेशा याद रखना, बस ये मान के चलो कि तुमने कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रखा, हमेशा लाइव सोचा करो, दिमाग में इमेजिनेशन करके चलते रहा करो, बिल्कुल रट्टा रुट्टा लगाने की राजी कोई जरूरत नहीं। हेडिंग रटने, लिखते हुए तो तुम सोचोगे नहीं कि 2 लाइनें लिखने लगा तो 10 लाइनें लिखी गई, इतना दिमाग में चलेगा आपका, ठीक है। विभाग क्या होते हैं सोचो, देखो मैंने आपको कहा कोई भी लगा लो, मेरे हाथ में चलो पेन है, लगा लो, पेन की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोली है बेटे, पेन के लिए हमें रॉ मटेरियल नहीं चाहिए, है ना, रॉ मटेरियल भी चाहिए। रॉ मटेरियल मैं कहाँ से खरीदूंगा? मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास जाऊँगा। फाइनेंस से क्यों जाऊँगा? वो पैसा देगा मेरे को। चलो, जब ये बन
बन के हमने प्रोडक्शन कंपनी लगा दी, मैं सेल भी करूँगा, फिर सेल का जो पैसा आएगा वो कहाँ कहाँ पर आएगा, सेल डिपार्टमेंट में आएगा। सेल डिपार्टमेंट तो सामान की सेल करेंगे ना, पैसा फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास आएगा, ठीक है जी। और कंट्रोल डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सामान बना लिया, मार्केटिंग लोगों को कैसे बताऊंगा कि मैंने सामान बना के मार्केटिंग करूंगा, उसकी कनेक्टिविटी करके देखा करो। किसी भी चीज़ की बुक उठा लो, पेन उठा लो, कुछ भी उठा लो रैंडमली, उसके ऊपर सोचा करो कि भाई मैंने एक फैक्ट्री लगा रखी है, प्रोडक्शन फैक्ट्री लगा रखी है, ठीक है। वाइट कॉलर वाले लोग कहाँ बैठेंगे, जो बाबू लोग होंगे, छोटा सा ऑफिस बना के एसी लगा कर बैठेंगे, ठीक है। अगर वो एसी बहुत ज़्यादा चलाएंगे, आओ भगत बहुत ज़्यादा करेंगे, वो राज्य पर यूनिट कॉस्ट ज़्यादा चलती जाएगी। ये डायरेक्ट एक्सपेंसिव होता है। पेन पर यूनिट कितने का पड़ा, 5 रुपये का पड़ा, बेचते कितने का हम, 15 रुपये का, 10 रुपये कहाँ के ऐड कर दिया, एसी चला, ऑफिस मैंने रेंट पे ले रखा है, सफाई वाली रखी हुई है ना, वो सारे खर्चे इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव सब उसी के ऊपर ऐड ऑन करके हमारी ये कॉस्ट ज़्यादा चली जाती है, क्योंकि वो अपनी जेबों से नहीं खर्च करेंगे, वो मार्केट के कस्टमर के ऊपर ही सारा इसका टोटल भार पड़ेगा कि 5 का पेन 15 का जा रहा है ना। क्यों? क्योंकि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड हो गए। तो इन चीज़ों की बस स्टडी करते रहना बेटा आपने। चलिए जी, प्रबंध की इस विचारधारा के अनुसार प्रबंध करने के लिए संपूर्ण संगठन को एक इकाई मानकर चला जाता है, जिसमें अनेक उप इकाइयाँ या विभाग, यहाँ से मेरी बात स्टार्ट हुई थी ना। इस विचारधारा के समर्थकों को यह मानना है कि संस्था के सभी विभागों एवं उप विभागों के उद्देश्य अलग अलग ना होकर सभी का प्रयास संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करना, एक ही कॉमन गोल होता है सभी का। अतः सभी की क्रियाओं का एक इकाई के रूप में अध्ययन किया जाना चाहिए। ऐसा करने से किसी विभाग या उपविभाग के द्वारा की गई लापरवाही का शीघ्र पता, क्योंकि सारों को इकट्ठा लेके चल रहे हैं। ऊपर भी कहा था ना इंटीग्रेटेड नॉलेज, ऊपर 8th पॉइंट में कहा था, सब कुछ कहाँ कमी पेशी आ रही है हमें पता लग जाएगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट से पैसा मांगने गए कि रॉ मटेरियल खत्म हो गया, रॉ मटेरियल का कहाँ से पता लगा, बाबूजी वो मटेरियल नहीं है, कल को जो मशीन लगानी है उसके लिए हमारे पास मान लो ये पेन है, बाबूजी इसका जो ये कलर प्लास्टिक बनाना है कवर, ये नहीं है, इसका कलर नहीं है, ठीक है, तो हम ऑर्डर देंगे। तो यहाँ से सारी कनेक्टिविटी करते जाना है अपने, बस इकाई के रूप में अध्ययन की। ऐसा करने से किसी विभाग, ठीक है, शीघ्र पता लग जाएगा। वास्तव में यह विचारधारा सभी क्रियाओं के समन्वय पर राज्य, ये क्या चीज़ आ गई, कोऑर्डिनेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन, ठीक है, स्पेशल चैप्टर है इसका, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चलो बेटा मैं यहीं ख़त्म करती हूँ 10th नंबर तक की, ठीक है जी। 3rd पार्ट में फिर दोबारा बनाती हूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स।